हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शामिया एंड हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और उसका हम एक पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। ये है सेकंड पार्ट, जहां हम यहाँ से शुरू करेंगे फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन, जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स है जो आप पढ़ रहे हो उसी में से आपका आंसर निकलेगा। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंट्स, आप देखो फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों से होता है। अब वो कैसे होता है अब हम देखते हैं। यू माइट हैव सीन स्लिमिंग ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। देखो, स्टैग्नेंट का मतलब होता है जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है। ठीक है, तो कोई भी आपने रुका हुआ पानी देखा हो, पॉन्ड देखा हो, जिसमें आपने देखा होगा कि एक ग्रीनी लेयर उसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद रहती है, वो क्या होती है, एल्गी होती है। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। जब उसको एल्गी को पानी और न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी और ज़्यादा बढ़ती है। मल्टीप्लाई मतलब दोगुनी हो जानी, एकदम से मल्टीप्लिकेशन होता रहता है उसमें, मतलब वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। एन एल्गा ब्रेक्स अप इंटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। एल्गा होता है एक चीज़, एक पार्ट, मतलब कि अगर इस डायग्राम को देखो तो इसको हम एल्गा कहेंगे, लेकिन अगर मैं इसी को दो पार्ट्स में तोड़ दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। तो एल्गा जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और जो एल्गी है वो उसको हम कहेंगे वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इससे आप समझ गए। एन एल्गा ब्रेक्स अप इंटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। एल्गा क्या करेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में। और ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स होंगे ये अपने आप में अलग से डिवाइड होकर और एल्गी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसने इन दो को डिवाइड करके ये दो बनाए। अब ये क्या करेंगे, ये फर्दर डिवाइड होंगे और बनाएंगे, ऐसे ये फर्दर और डिवाइड होगा और बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। मतलब एक से दो बने, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे। तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और इसी तरीके से क्या करते हैं, ये बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा जगह को घेर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एरियाज़ में जब हम कहीं सफ़र भी कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि कहीं पानी रुका हुआ है तो उसके ऊपर जो ग्रीनी लेयर सी आ जाती है वो क्या होती है, एल्गी होती है। और वो कौन से प्रोसेस से इंक्रीज़ हो रही है, वो हो रही है फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है। अगर एल्गी रिप्रोड्यूस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रही है एल्गी रिप्रोड्यूस होने के लिए, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर का बनना किस तरीके से हो रहा है, अब वो देखते हैं। In chapter 1, you learn that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. अब देखो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो फंजाई है ब्रेड के ऊपर, आपने देखा होगा फंगी आ जाती है। ठीक है, तो उस पर जो फफूंद आ जाती है वो कहाँ से उसके ऊपर ग्रो हो रही है, वो ग्रो हो रही है जो हमारे एयर में जो स्पोर्स प्रेजेंट हैं उनसे। अब इसी को क्या करना है, यहाँ पर रिपीट करना है इस एक्टिविटी को। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर आपने स्पोर्स फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, जब ये स्पोर्स निकलते हैं तो ये एयर में क्या करते हैं, फ्लोट होते रहते हैं और ये बहुत ही लाइट होते हैं। जो कि कौन लाइट होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, वेट उनका बहुत लाइट होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो बहुत लंबा सफ़र बहुत कम समय में तय कर लेते हैं। तो the spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. अब देखो, जो स्पोर्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, अंदर से एक बहुत ही हार्ड कवर होता है। अब देखो, ये एक स्पोर है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो कवर है ये बहुत हार्ड कवर है, इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो हार्ड कवरिंग बॉडी है, इसको ये क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है कि इनको कोई भी हार्म पहुंच ना सके। ठीक है, तो अब ये हार्म किस चीज़ से पहुंचेगा भाई, जो टेम्परेचर है वो उनके अकॉर्डिंग है या नहीं, फिर ह्यूमिडिटी कैसी है वहाँ पर। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स को लंबे समय तक जीवित रहना है तो उनको एक कवरिंग चाहिए,
ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स और मसल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारी जो मसल्स हैं वो किससे प्रोटेक्ट रहती हैं? हमारी जो बोन्स है, एक ढांचा है हमारे, ठीक है। अब हमारा हार्ट जो है वो किससे प्रोटेक्ट रहता है? रिब केज से, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक का एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होना ज़रूरी होता है। अब स्पोर्स हैं तो स्पोर्स का भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। कौन है प्रोटेक्टिव लेयर? ये है, ठीक है, स्पोरेंजियम जो बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं प्रेजेंट। और जब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये इसको हर तरह की कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से उसको बचा कर रखता है, ठीक है। अब जहाँ पर उसको अपने मुताबिक कंडीशंस दिखती हैं, फेवरेबल होती हैं उसके लिए कंडीशंस, तो वहाँ पर क्या होता है? स्पोर जर्मिनेट करता है। मतलब कि जर्मिनेट का मतलब है कि वो स्पोर अगर मिट्टी में गिरा तो वहाँ से एक नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर एक अलग से एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कि मॉस है, फर्न्स हैं, ये जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन से कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं? मॉस एंड फर्न। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? You have learnt earlier the structure of a flower. You know the flowers are reproductive parts of the plant. जो हमने पहले पढ़ा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स में पढ़ा था कि फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। स्टेमेंस जो है वो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल जो है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है फ्लावर में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, क्योंकि ये अलग से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आते हैं, हॉट्स जो आते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्या है? एक एक्टिविटी है। टेक अ मस्टर्ड या फिर चाइना रोज या फिर पेचूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए स्टेमन एंड पिस्टिल। अब आपको क्या करना है? इसका सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अलग करना है। इन तीनों में से आप कोई सा भी एक प्लांट ले सकते हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हो। द फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब देखो, यूनि का मतलब होता है एक, सेक्सुअल मीन्स जो कि सेक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बाई सेक्सुअल मतलब बाई मीन्स दो, सेक्सुअल मीन्स दोनों, ठीक है। अब देखो, दोनों सेक्स जिसमें प्रेजेंट हो। यूनिसेक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट हो, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो। बाई सेक्स में क्या होता है? बाई मीन्स दो, दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। अब देखो, यूनिसेक्स फ्लावर्स कौन से होते हैं? या तो उसमें पिस्टिल प्रेजेंट होगा या फिर स्टेमेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्टेमेंस किसका होता है? मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और पिस्टिल किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब है बात बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं? जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। दोनों क्या प्रेजेंट है? दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल का भी और फीमेल का भी, दोनों प्रेजेंट है। तो इसमें स्टेमेंस भी है और पिस्टिल भी है, ठीक है। अब देखो, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये जो कॉर्न है, पपाया है और कुकुम्बर है, ये किस तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं? यूनिसेक्स, जिसमें एक सेक्स प्रेजेंट होता है। जबकि मस्टर्ड है, रोज है और पिचूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब इनमें तीनों में कौन से फ्लावर्स होते हैं? बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बोथ द मेल एंड द फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। अब देखो, ये भी हो सकता है कि जो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं वो एक प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन? क्या आपने आइडेंटिफाई किया एंथर और फिलामेंट का स्टेमन के, जो कि 12.9 की ये फिगर है। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके एंथर एंड फिलामेंट को आपको क्या करना है? स्टडी करना है। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स को, ठीक है। अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो पिस्टिल होती है उसमें क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और एक ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। अब इस ओवरी के अंदर क्या होता है? ये इसी का अंदर का पार्ट दिखा रखा है कि इस तरीके के ओव्यूल्स जो होते हैं, इस तरीके के जो ओव्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ये ओवरी का ही पार्ट है जिसको एक खोलकर इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है, कि ओव्यूल जो होता है इनको कहते हैं, जो कि यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज़ फॉर्म्ड इज इन एन ओव्यूल। अब जो फीमेल गैमेट होते हैं, जो फीमेल जितने भी फीमेल गैमेट्स बनेंगे, एग बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे? इस ओव्यूल के अंदर बनेंगे। मेल गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं? यहाँ एंथर के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं? ओव्यूल के अंदर बन रहे हैं, और मेल गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं? एंथर के अंदर बन रहे हैं। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अब अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट में जब मिलेंगे तभी क्या बनेगा? एक नया प्लांट बनेगा। ए सेक्शुअल में क्या होता है? कोई भी एक पार्ट से क्या बनता है? नया प्लांट बनता है, दोनों सेक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन। Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. ज़्यादातर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं उनके पास एक क्या होता है? टफ प्रोटेक्टिव कोट, मतलब उनके ऊपर एक कोटिंग होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि वो ड्राई ना हो सकें, सूख ना जाएं। ठीक है। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरीड बाय विंड। क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं वेट में, तो वो विंड की मदद से भी इधर से उधर जा सकते हैं, या फिर पानी से भी इधर से उधर हो सकते हैं। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलेंस ऑन देयर बॉडीज़। अब इंसेक्ट्स क्या करती हैं? फ्लावर्स के पास आती हैं, उनमें से जो उन्हें चाहिए होता है वो लेती हैं, या फिर इंसेक्ट्स खाती हैं। तो क्या करती हैं? उनके साथ पॉलेंस भी उनकी बॉडीज़ के साथ चिपक कर चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो पॉलेंस जो है नीचे गिर जाते हैं, या फिर फ्लावर के ऊपर होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर उसी तरीके के। तो इस तरीके से जो ट्रांसफ़र है पॉलेंस का एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब कि जब एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन जा रहा है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा पर जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पॉलिनेशन। ठीक है। अगर ये जो पॉलन है ये सेम फ्लावर में लैंड हो रहा है, मतलब एक उसी फ्लावर के अंदर जा रहा है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, ठीक है, तो कहेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा तब हम कहेंगे उसको क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपको समझ में नहीं आया है मैंने क्या कहा है? अब देखो, मैंने यहाँ पर ना एक फ्लावर बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर एंथर से, अब मैं यहाँ पे ये एंथर मान लेती हूँ और ये है स्टिग्मा, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा पर क्या आया? एंथर से स्टिग्मा पे आए पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये भाई एक प्लांट था, ठीक है, एक फ्लावर था, एक प्लांट था पूरा, उसमें ये फ्लावर थे, ठीक है। अब इसी प्लांट के से इसी फ्लावर पे अगर ये हो रहा है तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। इसी फ्लावर पे अगर हो रहा है, अगर ये क्या हो रहा है? इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया तो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं एक ही प्लांट के ऊपर, तो एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर अगर हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर उसी फ्लावर पर हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया। नेक्स्ट वन इज़ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये वाला जो फर्टिलाइजेशन का जाइगोट फॉर्मेशन का ये डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, इसको आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, किस तरीके से ये बना हुआ है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ फर्टिलाइजेशन। किस तरीके से फर्टिलाइज होना, मतलब जब जाइगोट बन जाता है तो किस तरीके से फर्टिलाइज होता है। द सेल्स विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, मतलब कि उस सेल का बनना जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, मिल गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब भाई जब मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे हैं तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब जो जाइगोट होता है वो ही एक एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मीन्स एक छोटा बेबी प्लांट, ठीक है। नाउ फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब फ्रूट्स का और सीड का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है अब हम ये देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। अब भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, एक बेबी प्लांट बन गया। अब इसमें क्या होगा? जो ओवरी होगी वो या तो मतलब पहले
ओवरी स्टार्ट होगी, फ्रूट बनेगी और अदर जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो स्टार्ट होंगे बनना। द फ्रूट इज़ द राइपेंड ओवरी। अब जो फ्रूट होती है, जो फ्रूट होता है किसी भी प्लांट का, वो क्या होती है, राइपेंड ओवरी होती है। मतलब कि वो ओवरी होती है जो कि राइप्ड हुई भी होती है ऑलरेडी। द सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल। अब जो सीड्स कहाँ से निकल रहे हैं, ओव्यूल से निकल रहे हैं। अब हमने पढ़ा था कि ओव्यूल कहाँ पर होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने यहाँ पढ़े थे कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्या निकल रहे हैं, सीड्स निकलते हैं। ठीक है। द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब जो सीड है, सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, बेबी प्लांट है जो कि बहुत ही एक प्रोटेक्टिव कोट के अंदर प्रेजेंट होता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं। फ्लैशी मीन्स जिसके अंदर गूदा होता है, जैसे कि मैंगो में होता है, ठीक है, जो आप खाते हो। एप्पल है, ऑरेंज है। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। अब कुछ आमंड्स और वॉलनट्स की तरह भी होते हैं जो कि हार्ड होते हैं। सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्स मीन्स इधर उधर फेंकना, मतलब इधर उधर जब कोई भी चीज़ गिर जाती है, डिस्पर्स होना। ठीक है, सीड डिस्पर्सल। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। आपको पता है कि नेचर में क्या है कि सेम तरह के, एक ही तरह की चीज़ें जो हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अलग अलग जगहों पर उगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो सीड्स हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पे। कई बार वो हमारे ह्यूमंस के साथ भी जाते हैं, कई बार वो किसी हवा के साथ चले जाते हैं, पानी के साथ चले जाते हैं, या फिर किसी एनिमल के साथ, इंसेक्ट के साथ, बर्ड्स के साथ, किसी भी तरीके से वो सीड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ। कभी कभी आपने देखा होगा कि या तो आप पार्क में से आए हो या फिर फॉरेस्ट से आए हो, तो आपने देखा होगा कुछ सीड्स जो होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं वो आपके कपड़ों को चिपक जाते हैं। तो कभी आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि ये किस तरीके से आपके कपड़ों से चिपके हैं, और ये मतलब अगर आप इनको झाड़ोगे तो ये कहाँ गिरेंगे और एक नया प्लांट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। अगर एक ही जगह पर सारे प्लांट्स गिर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाती है, सनलाइट उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, जो न्यूट्रिएंट्स उनको जो सॉइल से मिलते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि प्लांटेशन है वो एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए ये जो सीड डिस्पर्सल है ये होना बहुत ज़रूरी है। As a result, the seeds would not grow into healthy plants. Plants benefit by seed dispersal. It prevents competition between the plants and its own seedlings for sunlight, water, and minerals. It also enables the plants to invade new habitats for wider distribution. अब देखो एक एक ये तरीका भी है कि भाई ये अगर डिस्पर्स हो रहे हैं सीड, तो इनको न्यूट्रिशन तो मिल रहा है और इनको बहुत अच्छी सनलाइट भी मिल रही है ताकि ये ग्रो कर पाएँ। सबसे बड़ी बात है कि इनको एक नया हैबिटाट मिल रहा है, मतलब इनको एक नया घर मिल रहा है, इनको एक नई जगह मिल रही है रहने के लिए। तो इस तरीके से सीड डिस्पर्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स की लाइफ में। Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. Winged seeds such as those of drumsticks and maple. अब देखो कुछ winged seeds होते हैं जैसे कि drumstick है, maple है, ये क्या करते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, जो seeds हैं वो इनके साथ आ जाते हैं। Light seeds of grasses or hairy seeds of ack and hairy fruits of sunflower get blown off with the wind to far away places. अब देखो ये जो हेयरी फ्रूट होते हैं, मतलब जिनके ऊपर हेयर्स होते हैं छोटे छोटे से, वो क्या करते हैं, वो ना विंड के साथ ब्लो कर जाते हैं, मतलब विंड के साथ बह जाते हैं और आगे कहीं चले जाते हैं, और वहीं पर जहाँ पर ये रुकते हैं और वहीं पर ये ग्रो कर जाते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के थ्रू क्या करते हैं, फ्लोट होते हुए क्या करते हैं, आ जाते हैं, जैसे कि कोकोनट की शेल होती है वो आ जाती है। सम सीड्स क्या होते हैं, एनिमल्स के थ्रू आ जाते हैं, जैसे कि स्पाइनी सीड्स होते हैं जिनके अंदर हुक्स होते हैं, जो एनिमल्स मतलब थोड़े से कांटेदार जो सीड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। एनिमल्स के थ्रू वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, जैसे कि ज़ैंथियम है और यूरेना है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विथ सडन जग्स। कई बार क्या होता है, कुछ जो सीड्स होते हैं वो तब भी बर्स्ट कर जाते हैं जब बहुत तेज़ी से कोई भी फ्रूट फटता है,
ठीक है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और जो पेरेंट प्लांट होता है उससे बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सीड डिस्पर्सल है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे कि कास्टर और बाल्सम। अब देखो, पेरेंट प्लांट क्या होता है, जहाँ से वो उगा है, ठीक है, जहाँ पर जिस पेड़ पर वो लगा था उसको क्या कहेंगे हम, पेरेंट प्लांट कहेंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, और मैं धीरे धीरे सबकी वर्कशीट्स भी डालना स्टार्ट करूँगी ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।